नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में मौजूद हैं और कुछ देर पहले उन्होंने राहत शिविरों का जायजा लिया, हालात को जाना। राहत शिविर में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, उनसे हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं और कहा कि सरकार पूरी मदद करेगी, हर किसी के साथ खड़ी है। यहां नगर पालिका और गुरुद्वारा में सीएम धामी पहुंचे, प्रभावितों से मुलाकात की। दोनों ही जगहों पर मौजूद प्रभावितों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की है और इसके अलावा सीएम धामी आईटीबीपी के राहत शिविर पहुंचे, साथ ही प्रभावितों के लिए जहां खाना बन रहा था उस जगह पर भी गए, उस किचन में भी गए। मुख्यमंत्री वहां के हालात को भी देखा उन्होंने। यहां गांधीनगर और मनोहर बाग के लोगों को शिफ्ट किया गया है, उन लोगों से भी बात की। इस शिविरों में सब लोग रह रहे हैं, तो ये देखने आया था कि सभी लोगों को समय पर जो व्यवस्थाएं हैं वो हो पा रही कि नहीं हो पा रही। सभी से बात की है और अभी बताया मुझे कि लगभग 250 के लगभग लोगों ने यहाँ पर भोजन किया है। मैंने भोजन भी चेक किया है और प्रातःकाल थोड़ा सा लोगों ने बताया कि नाश्ता थोड़ा जल्दी पूरा कर ले रहे हैं, तो मैंने उनको कहा है कि जब तक सभी लोग नाश्ता वगैरह न कर लें तब तक उसको जारी रखें। जो भी व्यवस्थाएं हैं धीरे धीरे, चूँकि आपदा का समय है और इस आपदा के समय में सब लोगों ने मिलजुल कर चीज़ों को आगे बढ़ाना है, चीज़ों को अभी सभी कर रहे हैं और कल हम लोग इसकी और समीक्षा करेंगे। जो सवेरे जो है प्रातःकाल बैठक बुलाई हुई है और जितनी भी चीजें कल बैठक करके उनको सर एक सवाल ये, किसी को अनिश्चित रहने की जरूरत नहीं है और सबको निश्चिंत रहना चाहिए कि सरकार जो है सबके पुनर्वास के लिए काम करेगी। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जोशीमठ से जुड़े हैं। सुनील, आप लगातार वहां के हालात को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बार बार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। अब जब रात में मुख्यमंत्री निकले थे, अलग अलग राहत शिविर गए, जहां खाना बन रहा है वहां भी गए। मुख्यमंत्री इन तैयारियों से, इन व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं और लोगों का क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री फिलहाल तो संतुष्ट आए, लेकिन मुख्यमंत्री कल अधिकारियों की मीटिंग्स लेंगे, उसमें बातें और क्लियर होंगी। इसीलिए मीटिंग लेने से पहले मुख्यमंत्री ने आज औचक निरीक्षण किया, ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थितियों का परीक्षण किया कि किस तरह के हालात हैं। मैं उन्हीं में से एक राहत शिविर पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कड़ाके की ठंड भी है, बाहर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, अलावा भी यहाँ पर लोगों के लिए जलाया हुआ है। ये नगर पालिका का कैंपस है जहाँ पर प्रभावितों को ठहराया गया है। मुख्यमंत्री ने इस राहत शिविर का भी यहाँ पर निरीक्षण किया था। इस राहत शिविर पे 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में जो प्रभावित हैं उनको टिकाया गया है और ऐसे ही दर्जनों जगह हैं जहां पर लोगों को टिकाया गया है। इस यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो प्रभावित हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर राहत शिविर का जायजा लिया और ये जाना कि जो बातें हैं, जो जिन प्रभावितों को टिकाया गया है उनके लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं उचित ढंग से हैं कि नहीं। यहाँ पर माता जी आपका जो मकान है उस पे भी दरारें आई हैं? हम मोंटव्यू के नीचे हैं बेटा, ठीक मलारिया और मोंटव्यू के नीचे ज्यादा खतरा हमको है। हमको ट्रीटमेंट कर दो और तब मलारिया और मोंटव्यू को तभी गिरा। आप कितने दिन से यहाँ पर हैं कैंप? हम 3 तारीख से यहाँ है। और कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही है यहाँ? दिक्कत अपना घर जब किसी का अपना अचानक टूटता दिक्कत तो होती है, नहीं होती है तब। लेकिन फिर भी जिस तरह से राहत शिविरों में यहाँ पर हैं, मतलब उतनी दिक्कतें नहीं है? उतनी दिक्कत तो क्या है, थोड़ा खाना मिल रहा है, वैसे गर्म पानी चाहिए, बूढ़ों को बच्चों को क्या नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। घर की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। घर से बाहर जब आदमी रहता है तो सामान्य तौर पर जो अभी माता जी ने कहा कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। तो इन तमाम व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और कल वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। उसमें वो तमाम पॉइंट्स होंगे जो मुख्यमंत्री ने आज जिन चीज़ों को राहत शिविरों में जाकर महसूस किया या जहाँ पर राहत प्रभावितों के लिए खाना बन रहा है वहाँ पर जाके देखा कि किस तरह के खान पान की व्यवस्था है। इन तमाम चीज़ों पर कल सुबह की मीटिंग में निरीक्षण होगा, लेकिन आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने पूरी चीज़ों का जायजा लिया और लोगों को ये आश्वस्त किया कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। चाहे
जी, वाकई सुनील, कई बार होता है कि अधिकारियों की ओर से, प्रशासन की ओर से जो इंतजाम किए जाते हैं वो उतने काफी नहीं होते हैं, लेकिन जो जानकारी दी जाती है आगे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, वो होती है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ सीएम धामी खुद उतरे हैं जमीन पर और लोगों के बीच जा रहे हैं, अलग अलग शिविरों में जा रहे हैं, ताकि सच्चाई उनके सामने हो, जो समस्या है वो खुद जान सके, डायरेक्ट लोगों से बात कर सके। क्या इसका फायदा लोगों को मिल रहा है? जो प्रभावित है उनका आपस में इस बात को लेकर क्या चर्चा चल रही है? देखिए, जहां तक मैंने महसूस किया, क्योंकि आज पूरे दिन भर मैं प्रभावितों के बीच रहा, पूरे इलाके का मैंने खुद जाकर स्पॉट पर देखा, जो मैंने महसूस किया कि मुख्यमंत्री जब यहां पर होते हैं, और लगातार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि मुख्यमंत्री यहां पर है, तो ये कह सकते हैं कि पूरी सरकार आज जोशीमठ में है। वो चीज मैंने महसूस भी की, जो मैंने आपको अभी दिखाया कि इसी राहत कैंप के बाहर यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। प्रत्येक राहत शिविरों के अंदर करीब 50 के आसपास राहत शिविर जोशीमठ में बनाए गए। इसी तरह पीपल कोटी यहाँ से कुछ दूर पे दूसरा कस्बा है, वहां पर भी इसी तरह राहत शिविर बनाए गए हैं, और राहत शिविरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा भी जलाया गया है। ये बात जरूर है, सामान्य तौर पर भी ये बातें होती हैं कि जब हम घर से बाहर जाते हैं और पूरी लग्जरी सुविधा के साथ जाते हैं, फिर भी दिक्कतें तो होती हैं। जाहिर सी बात है कि जो राहत कैंपों में जो लोग रह रहे हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उनको दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। जैसे अभी आपने सुना प्रभावितों से कि छोटे बच्चे हैं, उनके लिए रात को दूध गर्म करना है, पानी गर्म करना है। यहाँ पर पानी गर्म करने की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम डिजास्टर को हमने कवर किया, तमाम जगह हमने देखा कि बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन अभी जो हालत में यहाँ पर देख रहा हूँ, लोगों के पास कंबल भी है, बेड भी है, ओढ़ने के लिए अच्छे गर्म बिस्तर भी है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ रिलीफ है लोगों को। जो खासकर मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर डेरा डाले हों, प्राथमिकता यही है कि जो प्रभावित लोग हैं उन्हें तो सबसे पहले सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, क्योंकि एक तरफ तो उनका मकान दरक रहा है, खतरे में है, तो दूसरी तरफ जो मौसम है वो भी बहुत विपरीत परिस्थितियों वाला है। तो लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना, उन्हें सही वक्त पर खाना मिले, इस पर इस वक्त फोकस किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोकस किया जा रहा है। जाहिर सी बात है सभी लोगों के मन में सवाल होगा, प्रभावितों के मन में, कि उनका भविष्य क्या होगा, जो घर, जो पूंजी उनकी जा रही है उसकी भरपाई कैसे होगी। इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री भरोसा दे रहे हैं कि सबकी भरपाई होगी। अभी ये शुरुआत है मदद की और सरकार साथ खड़ी है प्रभावितों के। धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जोशीमठ में जो हालात, जो आपदा आई है, उस आपदा की घड़ी में सरकार लोगों के साथ खड़ी है। जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस बीच जोशीमठ में भूधसाव को लेकर 10 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया। भूधसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के वितरण, पुनर्वास पैकेज के दर के निर्धारण के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें चमोली के डीएम को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 9 और सदस्य इस टीम में शामिल हैं। और इसी बीच जोशीमठ में कई एजेंसियां हैं जो दरारों की जांच कर रही है और एक रिसर्चर के मुताबिक हर रोज 4 मिलीमीटर के हिसाब से दरारें बढ़ रही हैं। एसडीआरएफ भी हर दिन दरारों की मोटाई नाप रही है और हर दिन ये दरार बढ़ती जा रही है। हालांकि एसडीआरएफ का कहना है कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक कई जगहों पर दरारें स्टेबल भी हैं, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कई जगहों पर दरारें 5 सेंटीमीटर तक चौड़ी हो चुकी हैं और 4 mm के रफ्तार से वो बढ़ भी रही हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आपके सामने है। 4 mm सुनने में आपको जरूर ये बहुत कम लगे, लेकिन 4 mm हर रोज दरार का बढ़ना, इसका मतलब खतरा बहुत तेजी से बढ़ना है। जोशीमठ में अब प्रभावितों का पुनर्वास एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार ने प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा देने के ऐलान किए, लेकिन पेच अब भी बहुत ज्यादा है। देखिए ये रिपोर्ट। जोशीमठ भूधसाव की जद में अभी तक 723 घर आ चुके हैं। 450 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। चुनौती अब लोगों के पुनर्वास की है। पुनर्वास एवं राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को प्रभावित लोगों से बातचीत की। प्रभावितों की तरफ से अलग अलग सुझाव आए। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें जोशीमठ के आसपास बसाया जाए, कुछ पीपल कोटी में बसने की मांग कर रहे हैं। बद्रीनाथ मास्टर प्लान की तर्ज पर मुआवजा देने की मांग उठी है। रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज है, इसको लेकर के
अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जोशीमठ से ज़्यादा दूर ना जाएं, उनकी पेशी जो है यहाँ होगी, आसपास में होगी। तो आसपास में एक गांव का उन्होंने सजेशन भी दिया है कि जैसे न्यू टेहरी बनी थी ऐसे एक न्यू जोशीमठ बनाया जाए, वहाँ पर बसाया जाए। ये कुछ लोगों की मांग है। और कुछ लोगों का मांग है वन टाइम सेटलमेंट हो जाए, हमें कैश धनराशि दे दी जाए, हम अपने मर्जी से जहाँ जाना है जाएंगे। और जो होटलियर्स हैं ये पीपल कोटी जाना चाहते हैं। सरकार की तरफ से प्रभावितों को मार्केट रेट पर मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन इसको लेकर भी प्रभावितों में संशय बना हुआ है। प्रभावितों का कहना है कि मार्केट रेट क्या हो ये ही तय नहीं है, हर जगह जमीनों के अलग अलग रेट हैं। तो हमने मार्केट रेट से मांगा है। मार्केट रेट जोशीमठ का रोड के पास कुछ और है, रोड से दूर भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। कारण कि पूरी पर्यटन नगरी है, 6 महीने बद्रीनाथ, 6 महीने औली चलता है। तो बद्रीनाथ का रेट पूरा जो वर्तमान में मार्केट रेट चल रहा है, ये लोग अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मार्केट रेट है क्या, देंगे क्या। बात जहाँ की तहाँ फंसी है। बहरहाल सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि प्रभावितों की हर शंका का समाधान किया जाए, लेकिन प्रभावितों का एक बड़ा धड़ा अभी भी धरने पर बैठा हुआ है। अब ये देखना होगा कि सरकार बीच का क्या रास्ता निकालती है। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसी बीच मौसम भी लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जोशीमठ प्रभावित लोगों के लिए ये मौसम किसी बड़ी समस्या से कम नहीं। हालांकि प्रशासन ने मौसम के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए राहत शिविरों में उचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। बिजली पानी की व्यवस्थाएं ठीक की जा रही हैं, ये भी दावे किए जा रहे हैं। चमोली के जिला अधिकारी ने दावा किया है कि सभी जगहों पर स्थिति काबू में है। आईएमडी ने सूचना जारी करी है कि लाइट टू वेरी लाइट रेनफॉल एंड अगर ज़्यादा ठंड होती है तो स्नोफॉल की संभावना है। तो उसको देखते हुए उसके 2 पहलू हैं जो हम आम रूप से तैयारियां करते हैं, चाहे वो अलाव की व्यवस्था हो, कंबल वितरण की व्यवस्था हो, उसके लिए हमारी टीम तैयार है। अभी सभी सेक्टर्स में, सभी वार्ड्स में हमारी टीम रेडी है। और रही बात भूदसाव की स्थिति को लेकर, सभी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे ग्राउंड पे हैं। लगातार हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे वार्ता चल रही है। तो कोई भी ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो उनसे उसके लिए हम रेडी हैं। जिस अनियोजित निर्माण की वजह से जोशीमठ के 723 परिवारों को आज बेघर होना पड़ा, उस अनियोजित निर्माण का सिलसिला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे के चौड़ीकरण का मलबा किस तरह से सीधे अलकनंदा में उड़ेला जा रहा है, न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, देखिए जरा। डिजास्टर के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है अनियोजित तरीके से हो रहे निर्माण कार्य। लेकिन क्या हम जोशीमठ की इस डिजास्टर से कुछ सबक सीख रहे हैं? आप देखेंगे कि जोशीमठ के पास ही, जोशीमठ से चंद कदमों की दूरी पर हाईवे पर आप देखिए, हाईवे चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है, ये ठोस चट्टाने हैं, इनको काट दिया गया। अब आप इतना बड़ा पत्थर आप देखेंगे जो जमा हुआ था मिट्टी में, वो कभी न कभी नीचे भरभराकर गिरने को मजबूर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर रॉक बोल्टिंग की जा रही है ताकि इस पूरे पहाड़ को स्टेबल किया जा सके, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कटान चल रहा है उसने इस लूज मलबे और जो बोल्डर्स जो जमे हुए थे उनको कहीं न कहीं हिलाकर रख दिया है। और यही जोशीमठ के धंसाव के पीछे ऐसे ही कुछ बड़े कारण बने। दूसरी ओर सड़क के अगर दाहिने हिस्से में आप देखें तो ये जो रोड कटिंग का जो मलबा था, इसको डंपिंग जोन में डंप किया जाना चाहिए था, लेकिन ये रोड कटिंग का मलबा कटिंग साइड से ही नीचे खाई में गिरा दिया गया, यानी कि अलकनंदा की ओर फेंकने की कोशिश इस मलबे को की गई। और अब जाकर जब पूरा कटान यहाँ पर हो चुका है, जब पूरा जो मग है वो डिस्पोज हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर डंपिंग जोन बनाने की कोशिश की गई है वायर क्रेट से। यहाँ पर आप देखिए, सवाल उठता है कि इतना जो हजारों घन जो मलबा है, क्या ये छोटे से जो वायर क्रेट हैं ये इस मलबे को थाम पाएंगे? भविष्य में जब बारिश होगी, बरसात होगी, तो यही मलबा कई और लोगों के लिए जो इसके नीचे, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो नदी हो, या फिर अगर नीचे कोई आबादी रहती है तो उनके लिए संकट का सबब बन जाएगा, जैसे कि आज जोशीमठ आपदा से गुजर रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 जोशीमठ।
उधर टिहरी झील से सटे गांव में भी भूधसाव हो रहा है। चंबा में भी टनल के ऊपर के मकानों में दरार बढ़ने लगी है और करीब 15 परिवार खतरे की जद में हैं। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा में 440 मीटर लंबी टनल का निर्माण किया गया है और टनल निर्माण के दौरान चंबा मेन मार्केट के मकानों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। अब ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों का ये दावा है कि ऑल वेदर रोड के इस टनल की वजह से ही उनके घर खतरे में हैं। सुरंग का निर्माण हुआ है। एनएच में जो सुरंग बनाई गई है ये हमारे ठीक मकान के नीचे से गुजर रही है और 2018 में शायद से ये चालू हुई थी और 19-20 के लगभग ये हमारे मकानों के नीचे से जब गुजरी तब से ये दरारें आनी शुरू हो गई। सीमेंट भरा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा धसाव हो रहा है। लोग यहाँ पे रह नहीं रहे हैं, सब ने अपने मकान खाली कर दिए हैं और शासन प्रशासन मौन हो रखा है। पता नहीं अब कोई बहुत बड़ी घटना होगी उसके बाद ही ये लोग यहाँ पे चेतेंगे। और बात एक फर्जीवाड़े की करते हैं जो उत्तराखंड में जड़े जमा रहा है। चाइनीज फर्जी लोन ऐप से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई। उत्तराखंड एसटीएफ ने इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना अंकुर ढींगरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया। इस गिरोह के मास्टरमाइंड 5 चीनी नागरिक हैं जो हांगकांग से इस गिरोह को संचालित करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। उत्तराखंड की एसटीएफ और साइबर विंग ने 300 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग को बेनकाब कर दिया है। गौर करने वाली बात तो ये है कि ये गैंग फर्जी ऐप बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने ऐसे 15 ऐप्स का पता लगाया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सभी ऐप मेड इन चाइना है। इनका सर्वर हांगकांग में है और ये भारत में धोखाधड़ी कर रहे थे। ये गैंग लोगों को सस्ता लोन देने का वादा करता है और उनसे ऐप डाउनलोड करने को कहता है। ऐप डाउनलोड करने के दौरान ये लोगों के पर्सनल जानकारियां हासिल कर लेता है, उनकी फोटो हासिल कर लेता है और फिर मॉर्फिंग के जरिए अश्लील फोटो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक चाइनीज लोन ऐप के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। हमारी एसटीएफ और साइबर थाने की टीमों ने इस काम को किया है। ये लोग लोगों को सस्ते लोन देने के नाम से ठगते थे और उनको एसएमएस भेज करके अपने ऐप को डाउनलोड करवाते थे और फिर उसके माध्यम से अपना उनका डाटा, उसकी परमिशन वगैरह ले लेते थे बीच में जब आप डाउनलोड करते थे उसमें, और फिर लोगों को धमकी देना, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। उनके रिश्तेदारों को उसमें कोई ना कोई अश्लील फोटो वीडियो भेज करके ब्लैकमेल करते थे। दरअसल उत्तराखंड पुलिस को 17 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत मिली। पुलिस ने इस साइबर क्राइम की जांच शुरू की तो पता चला कि इस गैंग का जाल पूरे देश में फैला है। इस गैंग के जांच के दौरान पुलिस ने गुड़गांव से अंकुर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। अंकुर भारत में इस गैंग का प्रमुख है। तो इस भंडाफोड़ के दौरान हमने एक अभियुक्त को अंकुर ढींगरा को पकड़ा है जो दिल्ली निवासी है, जिसको हमने गुड़गांव से पकड़ा है। ये मैंड्रिन वगैरह जानता है, चाइना में बहुत बार जा चुका है और इसके लैपटॉप से ही हमें पता चला है कि कम से कम 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो इसी के लैपटॉप में उसमें डिटेल्स हैं। देश में इस तरह से चाइनीज ऐप के जरिए फर्जीवाड़ा होना ये पहला मामला नहीं है, इसीलिए सावधान हो जाइए। सस्ती दरों पर लोन, पैसे डबल करने का दावा करने वाले ऐप से सावधान रहें, कहीं आप भी किसी धोखाधड़ी का शिकार न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यदि आप किसी गली मोहल्ले में चल रहे क्लिनिक और छोटे अस्पतालों में इलाज करवाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि उत्तराखंड में एक ऐसे गिरोह का पता चला है जो आपकी जान से खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि वहां 10वीं पास डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन करके इलाज कर रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने प्रदेश के करीब 36 ऐसे फर्जी और भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड से रजिस्टर्ड डॉक्टरों को चिन्हित किया है जो सिर्फ 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं। और ये ऐसे डॉक्टर हैं जो करीब 10 सालों से अपनी प्रैक्टिस कर जनता के स्वास्थ्य से खेलकर लाखों कमा रहे हैं। एसटीएफ की गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 फर्जी डिग्री धारक डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है और एक फर्जी बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज मुजफ्फरनगर के डायरेक्टर को भी धर दबोचा है। उसमें लगभग 36 डॉक्टर ऐसे आइडेंटिफाई हुए थे जिनकी डिग्रियां फर्जी पाई गई थी।
तो उस संबंध में कल 2 डॉक्टर्स के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके इसमें आगे विवेचना की जा रही थी। उसी दौरान जो इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि एक बड़ा गिरोह है जो कि इनको फर्जी डिग्री बनाकर प्रोवाइड करता है, और एक बड़ा नेशनल लेवल का गिरोह है, इसको न केवल उत्तराखंड में बल्कि अन्य राज्यों में भी कई सारे ऐसे फर्जी डॉक्टर इसकी फर्जी डिग्रियों पर काम कर रहे हैं। तो उस संबंध में इसके गिरोह के जो एक मास्टरमाइंड था इमरान, उसको गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए फर्जी डॉक्टर में एक प्रीतम सिर्फ 10वीं पास है, जबकि दूसरा मनीष अली 12वीं पास है और बीते 10 सालों से देहरादून में अपना अस्पताल चला रहे थे। उधर बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज मुजफ्फरनगर का डायरेक्टर ही 10वीं पास है, जो देश के कई राज्यों के लिए फर्जी डॉक्टर्स तैयार कर रहा है। ये 10 लाख रुपए देकर डॉक्टर की डिग्री देते थे और उसे भारतीय चिकित्सा परिषद से भी रजिस्टर्ड करवाते हैं। गिरोह में कुछ और लोगों के शामिल होने की आशंका है, जिसमें जल्द कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 36 डॉक्टरों को चिन्हित किया गया है, लेकिन उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में करीब 200 ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री ली है, जिस पर अब STF जल्द कार्रवाई करने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।